पता है कि रिकॉर्डिंग ऐसे करना चाहिए। এটা খুব সুন্দর হয়েছে মালটা। तो एलिट देखते हैं, जापानीज वन। रुपेश, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून, बाकी सब कहाँ है? बोलो जल्दी बोलो, ज्वाइन करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ज्वाइन होने दो सब। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा, ग्रुप में लिख दे क्या हम एक बार ज्वाइन करने के लिए सबको एक बार लिख देते हैं। ओके अच्छा, अटेंडेंस तुम लोग 12 बजे सबको दे दिए थे ना? यस मैम। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग का क्या चल रहा था? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रियूज, ठीक है, मॉड्यूल 2। फ्रीक्वेंसी रियूज में हम लोग क्या बोले थे? लास्ट डे जितना डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है उसमें क्या हुआ कि जो पहले से हम लोग देखे थे कि पहले से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि मेरा जो टेलीफोन सिस्टम बना था या फिर जो मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम बना था, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर जो मोबाइल कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम है उसमें इनिशियली क्या हुआ था कि हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था।
उसके बाद एक एक्चुअली पहले क्या था, पहले जो कुछ भी होता है पहले एक थियोरेटिकल लेवल में होता है, एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसके बाद जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इनिशियल डेज में क्या होता है कि बहुत सारा ट्रायल के अंदर में रहता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद क्या है कि कितना जन यूज करेगा इसको, क्योंकि ऑब्वियसली एक रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू एक बड़ा मैटर होता है, क्योंकि एकदम पहले अगर कोई नया सिस्टम चालू हो रहा है जिसमें हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, तो ऑब्वियसली हार्डवेयर का जो कॉस्टिंग है वो भी आना चाहिए, उसमें भी हार्डवेयर का जो मेंटेनेंस है उसके लिए जो भी कॉस्टिंग है सब कुछ को उसके अंदर इंक्लूड होना पड़ता है सर्विस के अंदर में। तो ऑब्वियसली जब मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था तो उस कंडीशन में जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉस्टिंग के बारे में भी सोचना था, एज वेल एज क्या है जो सर्विस दे रहे हैं वो कितना जन को दे पाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में उन लोगों को सोचना था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनिशियल डेज में क्या था, मेरा जो मोबाइल का जो सर्विस है वो काफी कॉस्टली था। इनफैक्ट अभी तो कुछ साल पहले का ही अगर ले लेते हैं, आज से 10-15 साल पहले मोबाइल जो था वो काफी कॉस्टली था। ठीक है, मोबाइल का जो कॉल चार्जेस था वो भी काफी कॉस्टली था, वो तो जियो आने के बाद, अभी रोमिंग फ्री होने के बाद मतलब अभी जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो गया है। लेकिन कुछ दिन पहले तक का भी अगर हम लोग लेते हैं तो उसके हिसाब से कंपेयर करके अगर देखते हैं तो मोबाइल का जो सर्विस है इसका जो कॉस्टिंग है वो काफी हाई था, और इंटरनेट का भी जो कॉस्टिंग था वो भी काफी हाई था। तो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से क्या हो गया है कि सारा जो कॉस्टिंग है वो काफी लो हो गया है। तो एकदम इनिशियल डेज में का बात भी अगर हम लोग सोचे इसके कंपेयर में तो क्या है, तब का जो सिचुएशन था उसमें क्या था, ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज्यादा था, उसके लिए जो सर्विस है वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। ये सभी के चलते इनिशियल डेज में बेसिकली हम लोग क्या देखे थे कि इनिशियल डेज में जो मेरा ये था, जो मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था जिसमें एक टावर में एक एंटेना होता था, और उस एंटेना को वो एक यूनिडायरेक्शनल एंटेना होता था। लेकिन फिर जिस हिसाब से नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ता गया उसके हिसाब से क्या हुआ कि उतना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को सिंगल एंटेना या फिर एक टावर एकोमोडेट नहीं कर सकता था। ऊपर से मेरा जो बैंडविड्थ था वो लिमिटेड होने के कारण हम लोग क्या कर पाते थे, नेटवर्क में उतना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए यही सब प्रॉब्लम के चलते मेरा क्या हुआ कि मुझे फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि मेरा बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, तुम लोग जानते ही हो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए या फिर कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। स्पेशली ये जो बैंडविड्थ जो मेरा लिमिटेड है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि डे बाय डे क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर ग्रो बढ़ जा रहा है। पहले क्या था, घर में एक मोबाइल होता था, उसके बाद क्या हुआ सभी के पास एक एक मोबाइल, अभी तो एक एक जन के पास 2-3 करके मोबाइल, 2-3 करके मतलब 2-3-4 सभी के पास कितना नंबर्स होता है बोलो, टेलीफोन नंबर। अभी वो होने के बाद तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को एकोमोडेट करना भी तो एक बड़ी बात होता है, जिसके कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हैंडल करने के लिए, इतना ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हैंडल करने के लिए फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना पड़ा, या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, जो भी इंजीनियर्स थे, तभी जो माइक्रोवेव का जो लिंक है उसके ऊपर जिन लोग काम कर रहे थे उन लोग फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट को लगाए। तो फ्रीक्वेंसी रियूज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हुआ कि हम लोग क्या बोलते थे कि मेरा जो एक बीटीएस है या फिर एक जो मेरा सेल साइट, मतलब जो बीटीएस है या फिर एक जो टावर है, उस टावर का जो कवरेज एरिया है उस कवरेज एरिया को हम लोग क्या बोलते थे, सेल साइट। और सेल लास्ट डे हम डिस्कस किए थे कि एक सेल को हम लोग क्यों एक हेक्सागोनल शेप में देख सोचते हैं, या फिर एक जब उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग एक हेक्सागन की तरह क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हेक्सागन एक ऐसा जियोमेट्रिकल शेप है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल काफी स्टेबल भी है, सेकेंड ऑफ ऑल जिसमें क्या होता है कि जो टोटल एरिया है वो पूरा एरिया को कवर करता है, बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं बचता है अगर हम लोग उसमें हेक्सागन का यूज करते हैं। ऊपर से क्या है, हेक्सागन का जो शेप है इसको हम लोग मतलब क्या बोले, ये शेप जो है ये सर्कल का काफी नियरर शेप है,
ठीक है, मतलब सर्कल में और हेक्सागन का जो कवरेज एरिया होगा या फिर उसका जो टोटल एरिया है, वो एरिया जो है वो काफी मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अगर स्क्वायर है तो उसका जो और तुम्हारा क्या बोलेंगे, जो एंटेना का रेडिएशन पैटर्न है, एंटेना के रेडिएशन पैटर्न के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि वो हेक्सागन शेप ही बहुत फिजिबल लगता है हम लोग के लिए। इसीलिए हर एक जो सेल होता है, सेल को हम लोग हेक्सागन ही ड्रॉ करते हैं या फिर एज्यूम करते हैं कि मेरा जो सेल है वो हेक्सागन है। अब बहुत सारे सेल को लेके हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज में बहुत सारे सेल को लेके हम लोग एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है तुम लोग को ना? मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स को के लेके हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, या फिर जो एक ग्रुप होगा उस ग्रुप में क्या करेंगे, टोटल बैंडविड्थ को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें फिर से हम लोग सेम बैंडविड्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तो इस ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फाइनली कि अगर इस तरीके से सोचे कि एक ग्रुप ऑफ सेल को, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज में तुम लोग देख सकते हो, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। तो हर एक क्लस्टर में क्या होता है, हर एक क्लस्टर में फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है। तो देखो क्या बोला गया फ्रीक्वेंसी रीयूज में, cellular radio system rely on the intelligence allocation and reuse of, अच्छा एक सेकंड थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं फिर देखने में ठीक रहेगा। अब ठीक ठाक दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, cellular radio system rely on an intelligent allocation and reuse of channels throughout a coverage region. Each cellular base station is allocated a group of radio channels to be used within a small geographic area called a cell. Obviously सेल किसको बोलते हैं तुम लोग को पता ही है कि जो स्मॉल जियोग्राफिक एरिया जिसमें एक टावर होता है या फिर एक बीटीएस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। Base station in adjacent cells are assigned channel groups which contains completely different channels than the neighboring cell. अब ये जो मेरा सेल होता है, मतलब ये जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर जितना सारा सेल है, देखो क्या है, A B C D E F G, टोटल 3 3 6 के 7, ठीक है। जो टोटल 7 सेल है, ये टोटल 7 सेल को कितना बैंडविड्थ दिया जाएगा, जो मेरा टोटल बैंडविड्थ है उसको इस टोटल बैंडविड्थ को यहाँ पे दिया जाएगा। अदरवाइज नहीं, मतलब और वो जो टोटल बैंडविड्थ है उसको 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो नेबरिंग सेल है उसको, मतलब हर एक को अलग अलग पार्ट्स दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसका अगर मतलब क्लस्टर है तो देखो, अगर जैसे कि हम लोग बोलेंगे, और तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि इस पोर्शन का जो बैंडविड्थ है और इस पोर्शन का जो बैंडविड्थ है वो अगर नियर बाय हो गया तो भी तो इंटरफेरेंस होने का चांसेस है। लेकिन देखो यहाँ पे सिस्टम को या फिर क्लस्टर को कैसे डिजाइन किया गया है कि जो सेल बी है उसका जो लोकेशन है वो एक दूसरा क्लस्टर का सेल बी से बहुत दूर है, और ये आप तीसरा क्लस्टर का भी सेल बी से काफी दूर है, मतलब इसका जो कवरेज एरिया है उसके एकदम बाहर है। इनफैक्ट तुम बोल सकते हो कि इसका जो नेबरिंग है उसका भी कवरेज एरिया के बाहर है, क्योंकि बीच में कितना सेल है, 2 सेल है, फिर यहाँ पे भी बीच में कितना सेल है, 2 सेल है, यहाँ पे भी बीच में कितना सेल है, एक बी के साथ दूसरा बी का। तो ऐसा नहीं है कि किसी क्लस्टर में बी यहाँ पे है तो दूसरा क्लस्टर में बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो क्या होगा, फिर से इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि सेम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके से दिया जाता है कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग रीयूज कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों बी को सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों ए को सेम फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, तो ताकि वो इंटरफेरेंस ना हो। और इंटरफेरेंस होने से क्या होगा, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का जो भी इश्यूज है कि एक तो कॉल ड्रॉप होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्रॉस कनेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, ऊपर से सिक्योरिटी इश्यू तो एडिशनली है ही, ठीक है। तो बस वही चीज को ही यहाँ पे बोला गया है। Same group of channels may be used to cover different cells that are separated from one another by distance large enough to keep interference level within tolerance limit.
तो यहाँ पे भी क्या है, ये तो हम लोग बोलते हैं कि आइडियली या फिर थियोरिटिकली कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन आइडियली मतलब सॉरी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिर भी देखा जाता है कि कुछ कुछ इंटरफेरेंस तो होता ही है। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है, अगर हम लोग जो ये डिजाइन किया गया है, जो नेटवर्क डिजाइन किया गया है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं तो क्या देखा जाता है, जो इंटरफेरेंस लेवल है वो टॉलरेंस के अंदर है। ठीक है, जो इंटरफेरेंस का लेवल है वो टॉलरेंस के अंदर है। The design process of selecting and allocating channel groups for all the cellular base station within the system is called frequency reuse or frequency planning. कि टोटल जो मेरा बैंडविड्थ है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे सबको एलोकेट करेंगे, ये जो प्रोसेस होता है that is only known as the frequency reuse process or frequency planning process. In the figure illustrates the concept of frequency reuse where the cells labeled with the same letter, नीचे का जो डायग्राम है उसी को डिस्क्राइब किया गया है कि नीचे फिगर है उसमें क्या है, the cells labeled with the same letter uses the same frequency group of channels. तो बेसिकली क्या है, नीचे जो क्लस्टर हम लोग को दिख रहा है, क्लस्टर में क्या है कि ए जो है हर एक क्लस्टर के लिए ए को सेम पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, मान लो 0 to 10। ठीक है, 0 to 10 मेगाहर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है और जहां से मेरा शुरू हुआ है, तो पहला 10 चैनल उसके लिए, दूसरा बी 10 चैनल बी के लिए, तीसरा 10 चैनल सी के लिए। तो ऐसे करते करते हर एक क्लस्टर में हर एक सेम नेम का जो सेल है, सेम नेम का उस सेल को सेम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलॉट किया जाता है। ओके, सो different channels are used. Channel. The frequency reuse plan is overlaid upon a map to indicate where different frequency channels are used. The hexagonal shell shape shown in the figure is a conceptual and is a simplistic model of the radio coverage for each base station, but it has been universally adopted since the hexagon permits easy and manageable analysis of a cellular system. हेक्सागन को हम लोग क्यों किए क्या है कि रीजन तो हम बोल ही चुके हैं तुम लोग को लास्ट है। द एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ ए सेल इज नोन एज द फुटप्रिंट एंड इट डिटरमाइंस फ्रॉम द फील्ड मेजरमेंट ऑफ प्रोपागेशन प्रेडिक्शन मॉडल्स। तो क्या है, और ये तो हम लोग एक थियोरिटिकली सोचते हैं या फिर थियोरिटिकली बोलते हैं कि मेरा जो सेल है वो हेक्सागन है और उसके हिसाब से उस नेटवर्क को हम लोग डिजाइन करते हैं। और एल्स जो मेरा एंटेनास है, जो मेरा सेलुलर कवरेज, जो मेरा एंटेनास है या फिर जो मेरा बीटीएस है, उस बीटीएस का जो एक्चुअल कवरेज एरिया होता है, उस एक्चुअल कवरेज एरिया को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, उस बीटीएस का जो एक्चुअल कवरेज एरिया है, उस एक्चुअल कवरेज एरिया को हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंट। ठीक है, क्योंकि बीटीएस में क्या होता है, बीटीएस में हम लोग को पता है कि उसमें बहुत सारे एंटेनास होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग एंटेनास होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो कवरेज एरिया है या फिर ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न जितना एरिया को कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंट। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंट। Although the real footprint is amorphous in nature, a regular shell shape is needed for symmetric system design and adaptation for future growth. और जो मेरा ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, जो मेरा जो रेगुलर फुटप्रिंट होगा उसका क्या है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को सिस्टम को ग्रोथ करना होता है, सिस्टम को एक होता है ना कि थियोरिटिकली अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग बाकी काम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सेल का एक कवरेज एरिया या फिर सेल का जो ग्रोथ मतलब जो मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए उसको एनालिसिस करने के लिए, पूरा जो सिस्टम है उसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग को सेल का एक पर्टिकुलर शेप और साइज हम लोग को पकड़ना ही पड़ता है। ठीक है,
while it might seem the natural to choose a circle to present a coverage area of a base station, adjacent cell cannot be overlaid upon a map without leaving gaps. सेम केस जो लास्ट डे हम बोले हैं कि क्यों हम लोग सर्कल नहीं यूज करते हैं, क्यों हेक्सागन यूज करते हैं, क्योंकि अगर सर्कल हम लोग यूज करेंगे तो जो मेरा टोटल मैप है उसमें कुछ कुछ जगह गैप बच जाएगा, लेकिन अगर हम लोग हेक्सागन यूज करेंगे तो उसमें गैप होने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक सेकंड, हाँ इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए हम लोग उस सेल को हम लोग क्या करते हैं, सेल को हम लोग पकड़ लेते हैं एज हेक्सागन। Now creating overlapping area. Thus, when considering geometric shapes which cover an entire region without overlap and with equal area, there are three sensible choices: a square, an equilateral triangle, and a hexagon. A cell must be designed to serve a weakest mobiles within the footprint, and this typically locked at the edges of the cell for a given distance between the center of the polygon and the furthest point. और क्या होता है कि और एक पॉइंट है और वो ये है कि हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे कि जो मेरा शेप है, जिस शेप को हम लोग पकड़ रहे हैं, जिस शेल का शेप, उस शेप में क्या है, जो उसका सेंटर पॉइंट से उसका जो कॉर्नर्स है या फिर उसका जो एजेस है, एजेस का और कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिस्टेंस मिनिमम होगा तभी सेंटर में जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेना है, जो मेरा टावर है, टावर का जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है वो सबसे मिनिमम पावर थ्रो करने से भी जो उसका फर्दस्ट मतलब सबसे दूर में जो इंसान या फिर जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर क्या कर सकता है कि उसको सर्विस मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि हेक्सागन का जो सेंटर है या फिर उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से उसका जो फर्देस्ट पॉइंट है या फिर उसका जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। इसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि हेक्सागन को ही चूज करते हैं एज शेल शेप ऑफ द सेल। ठीक है, हेक्सागन शेप को ही हम लोग सेल को डिनोट करने के लिए या फिर सेल को मतलब क्या बोले, सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एकदम यूज करते हैं। ठीक है, when using hexagon to model coverage area, base station transmitters are depicted as either being the center of the cell or 3 or 6 cells vertices. तो अब जाके अब थोड़ा देर में हम जब माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट में भी क्या देखा जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो सेंटर में एक जो एंटेना है उसको कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं, और एल्स और हम लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन है या फिर एक दूसरा थियरी हम लोग लगाते हैं, वो ये है कि जो मेरा सेल है
उस सेल का या तो हो सकता है कि सेल का जो सेंटर पॉइंट है, सेल का सेंटर पॉइंट में एक एंटीना हम लोग लगाए हैं ताकि जो मेरा टोटल सेल है वो टोटल सेल को कवरेज होगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल का जो 6 एजेस है, एक हेक्सागन अगर है तो हेक्सागन का कितना वर्टिसेस होगा, 6 को वर्टिसेस होगा। तो उस 6 को वर्टिसेस में या फिर मिनिमम 3 को वर्टिसेस में 3 तो डायरेक्शनल एंटेना हम लोग लगाएंगे। और सारे का जो मतलब क्या बोलेंगे फेस होगा वो किधर होगा, और सारे का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, सारे सेक्टर्स का जो ये होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल होगा। उससे क्या होगा कि कवरेज एरिया बेटर होता है। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि 6 गो वर्टिसेस में या फिर मिनिमम 3 गो वर्टिसेस में हम लोग 3 गो अगर ओमनिडायरेक्शनल एंटेना लगाते हैं और यूज्ड इन सेंटर एग्जिटेड सेल, एंड ये जो अलग 3 तो अलग अलग जो हम लोग डायरेक्शनल एंटेना लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेक्टर। ठीक है, हर एक इस एंटेना को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर दिशा में कोई पर्टिकुलर साइड में अगर हम लोग उसको फेस करके रखते हैं तो वो उसका जो कवरेज एरिया है वो स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो टोटल सेल को अगर 3 गो है तो वो सेंटर की तरफ तीनों अगर फेस किया हुआ लगे रहेगा तो उसके हिसाब से वो उसको कवर करता है सेक्टर। So normally omnidirectional antennas are used in the center existed cells, and sectored directional antennas are used in corner exited cells. तो finally क्या हुआ कि अगर कवरेज एरिया हम लोग ज्यादा बेटर पाने के लिए हम लोग सेंटर में क्या करते हैं, एक omnidirectional एंटेना जो कि टोटल सेल को कवर करेगा, और एक हो सकता है कि हम लोग तीनों उसके साथ साथ तीनों वर्टिसेस में 3 गो सेक्टर्स या फिर 3 गो डायरेक्शनल एंटेनास लगा देते हैं, और तीनों का डायरेक्शन कितना होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हम लोग का जो कवरेज होगा, कवरेज काफी बेटर रहेगा फॉर द सब्सक्राइबर्स। ठीक है। Practical consideration usually do not allow base station to be placed exactly they appear in the hexagonal layout। अब देखो, अब जो मेरा और एक कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है कि हम लोग नॉर्मली तो मान लो कि जब मेरे को ये डिजाइन करना है, जो मेरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को जब हम लोग को डिजाइन करना है उस सिचुएशन में क्या है कि हम लोग जो हमको मैप मिलेगा, मैप के ऊपर हम लोग डिजाइन करेंगे कि इतना एरिया में मेरा सेल रहेगा, उतना एरिया में मेरा हर एक क्लस्टर रहेगा, ये करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उस मैप के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने थियोरिटिकली सेल को या सारे सेल्स को डिजाइन किया, अगर नया जगह में मेरा नेटवर्क बन रहा है या फिर सब जगह में मतलब हम लोग सारे सेल को डिजाइन किए, सारे क्लस्टर्स को डिजाइन किए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जब उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम लोग फील्ड में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरा मतलब ये हो ही सकता है कि जहां पे हम चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे टावर होना चाहिए, उस जगह हम टावर नहीं बना सकते। मान लो वो पड़ रहा है नदी के बीच या फिर पहाड़ के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पे हम टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते उतना इजीली जितना हम एक प्लेन लैंड पे कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर टावर को हम लोग प्रॉपर्ली सेंटर में यूज नहीं कर सकते हैं तो उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा सेल का कवरेज होगा, उस सेल का कवरेज में भी उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो हेक्सागोनल लेआउट के हिसाब से तो हमेशा हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मैप में या फिर जो मेरा प्लानिंग है उस प्लानिंग में हम लोग जहां पे बीटीएस को बैठाए हैं उस पर्टिकुलर जगह में हम लोग बीटीएस को इंस्टॉल कर पाए। एंड मोस्ट सिस्टम डिजाइन परमिट अ बेस स्टेशन टू बी पोजीशन अप टू 1/4 सेल रेडियस अवे फ्रॉम द आइडियल लोकेशन। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग बहुत जगह चाहते हैं कि उसका जो नियर बाय है जगह
उस नियर बाई जगह में हम लोग मतलब जितना आसपास हो सके, और इसका जो उसमें हम लोग बीटीएस को इंस्टॉल करें, तो ये जो टॉलरेंस है वो कितना है कि 1/4 ऑफ द सेल रेडियस। जो टोटल सेल का जो रेडियस है उसका जो 1/4 पोर्शन होगा, जो सेंटर से उतना 1/4 डिस्टेंस में भी कहीं पे भी हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। To understand the frequency reuse concept, consider a cellular system which has a total S duplex channels available for use. तो सेल का जो रीयूज है उसको कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं कि मान लो कि डुप्लेक्स चैनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेयर ऑफ चैनल को यहाँ पे डुप्लेक्स चैनल बोला जाता है। एक जो चैनल एक पेयर जो पेयर ऑफ चैनल होता है, पेयर ऑफ चैनल में एक होता है ट्रांसमिटिंग के लिए, दूसरा होता है मेरा रिसीविंग के लिए, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के ट्रांसमिटिंग प्लस रिसीविंग, क्योंकि दोनों को जब अगर मिलाते हैं तभी मेरा फुल डुप्लेक्स में काम होता है। फुल डुप्लेक्स किसको बोलते हैं कि एट ए टाइम ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जिस चैनल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल। तो ऑब्वियसली इट्स अ पेयर ऑफ हाफ डुप्लेक्स चैनल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो मेरा टोटल जो मेरा एक सेलुलर सिस्टम है उसका जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स है या फिर जो मेरा टोटल बैंडविड्थ है उसमें एस, उसको अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मुझे एस नंबर ऑफ चैनल्स मिला। एस में भी एनी वैल्यू 2 3 4 5 6 एनीथिंग, ठीक है। इफ ईच सेल इज allocated a group of k channels and if S channels are divided among n number of cells into unique and disjoint channel group which each have the same number of channels, the total number of available radio channels can be expressed as S equals to K into N. अब तुम लोग क्या बोलोगे कि मेरा जो टोटल अवेलेबल चैनल्स है वो कितना है S। अब क्या है मेरे पास सेल कितना है, सपोज द नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू K सॉरी N, और सभी को हम K नंबर ऑफ चैनल अलॉट करेंगे हर एक सेल को, तो मेरा टोटल S का वैल्यू कितना हो जाएगा K into N। मींस जो अगर हम क्लस्टर देखे हैं इसके ऊपर यहाँ पे जैसे कि हम क्लस्टर देखे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एक क्लस्टर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक चैनल को और हर एक 7 नंबर ऑफ सेल को अगर हम लोग K नंबर ऑफ या फिर मान लो 10 नंबर 10 करके हम लोग चैनल अलॉट करते हैं, फुल डुप्लेक्स चैनल अलॉट करते हैं, तो फिर मेरा टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितना हो जाएगा 77 into 10। तो इसीलिए यहाँ पे n equals to 7 जो हम डायग्राम दिखाए उसके हिसाब से, और अगर k equals to 10 होता है तो s equals to 17। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे दिया गया है, और इसीलिए क्या बोला गया द n cells you which collectively use the complete set of available frequencies is called a cluster। हम बोले कि जो मेरा टोटल बैंडविड्थ को जितना नंबर ऑफ सेल यूज करता है या फिर जितना नंबर ऑफ सेल्स के अंदर हम लोग डिवाइड करके उसको यूज करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। एंड इट इज अ क्लस्टर, इट इज replicated m times within the system and the total number of duplex channels C can be used as a measure of capacity is given। तो क्या है कि और ये जो एक क्लस्टर है उस क्लस्टर को हम लोग कितना बार रिपीट कर सकते हैं m नंबर ऑफ टाइम्स। वो सिचुएशन के हिसाब से है कि मेरा m का वैल्यू कितना होगा कि वो जो टोटल एरिया में हम लोग नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं उस एरिया का कवरेज में कितना क्लस्टर हमको देना पड़ेगा या फिर कितना क्लस्टर वहां पे आ रहा है। वो क्लस्टर का नंबर ऑफ क्लस्टर मेरा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। और ये जो सारे क्लस्टर्स को मिला के जितना नंबर ऑफ चैनल्स होगा उतना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग सर्विस दे पाएंगे, एंड दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, कि हम लोग इस नेटवर्क में कितना सब्सक्राइबर को हैंडल कर पाते हैं। दैट इज ओनली द कैपेसिटी, ठीक है। इस नेटवर्क का कैपेसिटी कितना है, कितना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर का हैंडल करने का कैपेसिटी इस नेटवर्क में है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसीलिए C इक्वल्स टू M इंटू K इंटू N, दिस वन, ठीक है। अब वहां पे इक्वेशन से
तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए सेलुलर सिस्टम इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ क्लस्टर इज रेप्लिकेटेड। मतलब उस टोटल जगह में जितना बार, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ जितना क्लस्टर होगा उस सिस्टम का कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे पास जितने अवेलेबल बैंडविड्थ है वो अवेलेबल बैंडविड्थ तो एक क्लस्टर ही खा गया है कि नहीं। एक क्लस्टर में ही हम लोग क्या किए, जो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स मेरे पास अवेलेबल है सारे को हम बांट दिए एक ही क्लस्टर के अंदर, जितना सारा सेल है उसको। तो इसीलिए क्या है कि जितना एक कोई भी जगह में कि क्लस्टर जितना ज्यादा रिपीट होगा तो उतना ज्यादा उसका कैपेसिटी होगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि क्लस्टर का साइज को हम लोग छोटा करना चाहते हैं, और एक जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर साइज इज टिपिकली इक्वल टू द फैक्टर n is called the cluster size, और जो n equals to number of cells, तो एक क्लस्टर में कितना नंबर ऑफ सेल्स रहेगा दैट इज द साइज ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, और इसीलिए n को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर साइज, और ये क्लस्टर साइज कितना हो सकता है, 4, 7 और 12। ठीक है, कोई भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि मेरा बीच में एक सेल है उसके चारों ओर 3 गो सेल है, या फिर बीच में एक सेल है चारों ओर से ये बाकी 6 गो सेल है। लेकिन क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि क्लस्टर साइज जितना छोटा होगा, या फिर नॉट क्लस्टर साइज जितना छोटा होगा, क्लस्टर का रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा सिस्टम का कैपेसिटी उतना ही इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर साइज को 12 सेल में नहीं रखते हैं। क्लस्टर साइज को जो वेरी कॉमनली यूज किया जाता है कि मेरा क्लस्टर साइज कितना होगा, वो रहता है 7। ठीक है, and if the cluster size n is reduced while the cell size is kept constant, more clusters are required to cover a given area, hence more capacity is achieved. A large cluster size indicates that the ratio between the call radius and the distance between co-channel cells is large. अब अगर हम लोग क्लस्टर को अगर बड़ा कर देते हैं, तो क्लस्टर को अगर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लस्टर जितना बड़ा होगा पर सेल में जो नंबर ऑफ चैनल का जो एलोकेशन होगा, नंबर ऑफ चैनल का एलोकेशन क्या होगा, उतना कम होगा। अगर मेरे पास 7 सेल का क्लस्टर है तो हम हर एक सेल को जितना चैनल्स प्रोवाइड कर पाएंगे, मेरे पास अगर 12 सेल का क्लस्टर होगा तो हम लोग हर एक सेल को उतना ज्यादा चैनल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास जो ये है तुम्हारा बैंडविड्थ है या फिर नंबर ऑफ चैनल जो तो भी है, मेरा तो नंबर ऑफ चैनल लिमिटेड है, तो हम उससे ज्यादा तो भेज नहीं सकते। मतलब उससे ज्यादा तो मेरे पास जितना अवेलेबल है हम तो उतना ही दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि को चैनल जो का जो इंटर और जो मेरा उससे क्या होगा कि जो मेरा डिस्टेंस होगा को चैनल्स के लिए, वो डिस्टेंस मेरा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इज वेरी लार्ज। And conversely, a small cluster size indicate the co-channels are located much closer. और अगर बहुत छोटा भी है तो बहुत छोटा होने से क्या हो जाएगा कि बहुत co-channels जो भी हो जाएंगे वो एकदम पास पास हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो नॉर्मली मेरा जो सेल साइज या फिर जो मेरा नॉट सेल साइज, नॉर्मली जो मेरा क्लस्टर साइज यूज होता है दैट इज 7। सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, उसका कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, उसका जो मेरा को चैनल्स का डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग नॉर्मली एंड जनरली जो सेल साइज को यूज करते हैं दैट इज सॉरी नॉट सेल साइज, जो हम क्लस्टर साइज को यूज करते हैं दैट इज 7 सेल क्लस्टर डिजाइन। ओके, from a designing viewpoint, the smallest possible value of n is desirable in order to maximize capacity over a given coverage area, and the frequency use factor of a cellular system is given by 1 by n, since each cell within a cluster is only assigned 1 by n number of available total channels of the system. अब क्या है कि इसीलिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा सेल का जो या फिर क्लस्टर का जो साइज है, क्लस्टर का जो साइज है वो मिनिमम रहे, सो दैट ज्यादा नंबर ऑफ जो मेरा क्लस्टर होने से क्या है, चैनल का कैपेसिटी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स रहेगा एक मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर रहेगा कोई भी नेटवर्क में, या उसमें क्या होगा, उसका जो कैपेसिटी है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होते, मतलब उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि
उतना ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल रहेगा तो उसका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होगा या फिर क्वालिटी ऑफ जो सिस्टम होगा वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कोई कॉल करेगा तो उसको फ्री चैनल्स मिलेंगे, फ्री अवेलेबल चैनल मिलेंगे बात करने के लिए। और उसमें क्या होगा, जो इंटरफेरेंसेस है, इंटरफेरेंसेस कम होने के कारण मेरा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस कम होने के कारण कॉल ड्रॉप या फिर क्रॉस टॉक होने का जो चांसेस है वो सारा चांसेस भी कम होते जाएगा। तो इसी सब कारण से हम लोग बोलते हैं कि क्लस्टर का जो साइज है वो मुझे एक फिजिबल रेंज में रखना पड़ता है। And due to the fact that the hexagonal geometry has exactly 6 equidistant neighbors, and that the lines joining the center of a few cells of the neighbors are separated by the multiples of 60 degree, and there are only certain cluster sizes and cell layout which are possible in order to। अच्छा, 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम, मतलब अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो बाकी जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। कोई भी अगर Thank you, ma'am. जो भी प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट डे हमको बताना क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। तुम लोग लीव कर जाओ, अभी खत्म ही हो जाएगा कुछ सेकंड्स में।